कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो यूएसए ने खुद कमिट की है। 9/11 के बाद आज तक यूएसए ने कई जंगें लड़ी हैं। उन जंगों में 9,40,000 मासूम बेगुनाह शहरियों को मारा गया है। क्यों यूएसए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रिजीम चेंज करने की कोशिश करता है या रिजीम चेंज करवाता है? ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है यूएसए के लिए। जिस तरह उन्होंने ईजीली लीबिया में, सीरिया में, इराक में रिजीम चेंज करवाई, वो ईरान में रिजीम इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। गजा में 70,000 से ज़्यादा मासूम शहरियों को शहीद किया गया, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। शहीद कौन कर रहा है? इसराइल शहीद कर रहा है। इसराइल को मॉनेटरी सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएसए प्रोवाइड कर रहा है। इसराइल को हथियार कहाँ से आ रहे हैं? यूएसए से आ रहे हैं। जब भी इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो उस रेजोल्यूशन को वीटो कौन करता है? यूएसए वीटो करता है। बट द फैक्ट इज़ कि सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगी। ईरान में जो इनकलाब है, ईरान में जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 2003 में यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक किया। पूरी दुनिया को रीजन्स एंड वजूहत यही बताए कि सद्दाम हुसैन के पास, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिससे सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एंड दिस इज़ द रीज़न यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक किया है। उसके बाद सद्दाम हुसैन को असैसिनेट किया गया, वहाँ पर रिजीम चेंज करवाई गई। अगेन 2011 में लीबिया में सेम स्टोरी रिपीट होती है, जहाँ पर यूएसए नेटो कंट्रीज़ के साथ मिलकर लीबिया के ऊपर अटैक करते हैं। जनरल कदाफ़ी को असैसिनेट किया जाता है, वहाँ पर रिजीम चेंज करवाया जाता है। अगर रिसेंटली बात की जाए तो जिस तरह से शाम में बशर अल असद की हुकूमत को टॉपल किया गया, ख़त्म किया गया, उसके बाद यूएसए वहाँ पर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट लेकर आए, एक ऐसे शख्स को लेकर आए जो कि सबसे पहले एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट क्रिमिनल था, जिसके ऊपर यूएसए ने इनाम रखा था। बट जब उसके ऊपर यूएसए ने अपने शफ़क़त का हाथ रखा तो उसके बाद उसके पास के जितने भी क्राइम्स थे, जितने भी जुर्म थे, वो सारे माफ़ हो गए, वो सारे ख़त्म हो गए। उसके अलावा वेनेज़ुएला में क्या हुआ कि यूएसए ने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया एंड वहाँ पर रिजीम चेंज करने की कोशिश की। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्यों यूएसए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रिजीम चेंज करने की कोशिश करता है या रिजीम चेंज करवाता है? इसके पीछे जो सिंपल वजह है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर रिजीम चेंज करवाने की कोशिश की जाती है या यूएसए रिजीम चेंज करवाता है, वो यूएसए की डिक्टेशन को फॉलो नहीं करते। वहाँ पर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एंटी यूएसए होती है, वो एंटी इसराइल होती हैं। दिस इज़ द रीज़न कि यूएसए वहाँ पर रिजीम चेंज करवाने की कोशिश करता है। जब यूएसए रिजीम चेंज करवाता है तो डायरेक्टली ये नहीं बताता कि ये बेसिकली कंट्री हमारी बात को नहीं मान रहा, सो हम रिजीम चेंज करवाते हैं। नहीं, वो सर्टेन रीजंस दुनिया को बताता है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इस मुल्क में हम रिजीम चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं या रिजीम चेंज करवाने का हमारा इरादा है। सबसे पहले रीजंस ये बताते हैं कि ये जो मुल्क है इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, या ये मुल्क न्यूक्लियर पावर बनने वाला है या न्यूक्लियर पावर अचीव करने वाला है, जिसके बाद ये मुल्क पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। एंड यूएसए क्योंकि पूरी दुनिया का मुहाफ़िज़ है, पूरी दुनिया का निगहबान है, सो यूएसए की एक मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस मुल्क में घुस के वहाँ पर रिजीम चेंज करवाए एंड वहाँ पर जो लीडरशिप है उनको ख़त्म कर दे, उनको असैसिनेट कर दे, उनको मार दे। सेकंड रीज़न्स दुनिया को यह बताया जाता है कि उस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यूएसए ने ये ठीका लिया हुआ है कि पूरी दुनिया में उनको डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। सो दिस इज़ द रीज़न कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए उस कंट्री में घुसते हैं, वहाँ की लीडरशिप को असैसिनेट करते हैं, वहाँ पर रिजीम चेंज करवाते हैं। थर्ड रीज़न्स वो बताते हैं कि बेसिकली हम तो वहाँ पर क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है एंड हम तो इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, इंसानी हकूक़ को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न हम उस कंट्री में रिजीम चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। ये वो रीज़न है जो कि रिजीम चेंज करवाने से पहले यूएसए पूरी दुनिया को बताता है। बट रियलिटी क्या है वो आपको पता है, वो मुझे पता है। अब यहाँ पर अगर रियलिटी की बात की जाए तो रियलिटी यही है कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो यूएसए ने खुद कमिट की है। 9/11 के बाद आज तक यूएसए ने कई जंगें लड़ी हैं। उन जंगों में 9,40,000 मासूम बेगुनाह शहरियों को मारा गया है। अब किसने मारा है? जिसने जंग लड़ी है। अब जंग किसने लड़ी है? यूएसए ने जंग लड़ी है।
अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, गजा में 70,000 से ज़्यादा मासूम शहरियों को शहीद किया गया, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। शहीद कौन कर रहा है? इजराइल शहीद कर रहा है। इजराइल को मॉनेटरी सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएसए प्रोवाइड कर रहा है। इजराइल को हथियार कहाँ से आ रहे हैं? यूएसए से आ रहे हैं। जब भी इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो उस रेजोल्यूशन को वीटो कौन करता है? यूएसए वीटो करता है। तो यूएसए यहाँ पर क्या कर रहा है? जेनोसाइड को इंडोर्स कर रहा है। अभी हमने क्या देखा कि ईरान में जैसे ही वार स्टार्ट होती है तो यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर एक स्कूल के ऊपर अटैक किया, जिसमें 165 से ज़्यादा मासूम गर्ल्स को शहीद किया गया। अब किसने शहीद किया? उस मुल्क ने शहीद किया जो कि अपने आप को सेल्फ ह्यूमन राइट्स चैंपियन डिक्लेयर करता है। पूरी दुनिया को ये बताता है कि हम तो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की हिफाजत करते हैं, बट रियल फेस यूएसए का ये है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ईरान में जो मौजूदा हालात है, जहाँ पर सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर डिबेट चल रही है कि क्या सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान में जो रिजीम चेंज है वो पॉसिबल है? क्या ईरान में जो इनकलाब है वो अब ठंडा पड़ जाएगा? ईरान में जो तशी है, जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है, वो कमज़ोर हो जाएगा सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद? अब इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले, इनके ऊपर बातचीत करने से पहले 2 केस स्टडी में आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई ही ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है? क्या वाकई ही ईरान में इनकलाब ख़त्म हो जाएगा? देखें, हमास के बारे में आप सबको पता होगा। हमने क्या देखा कि लास्ट ईयर्स में इजराइल ने हमास की जो पूरी लीडरशिप थी सबको शहीद किया। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, यहिया सिनवार को शहीद किया। कि क्या नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हमास की लीडरशिप को शहीद करने के बाद हमास बिल्कुल ख़त्म हो गया? द आंसर इज सिंपल, नो। हमास की लीडरशिप को शहीद करने के बाद हमास आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इवन दो इजराइल ने पूरे गजा को खंडात में तब्दील किया गया है, वहाँ पर 70-80 हज़ार से ज़्यादा मासूम शहरियों को शहीद किया, बट आज तक हमास को वो ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों हमास को ख़त्म नहीं कर पाए? क्योंकि हमास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसा नज़रिया है जो कि एक लीडर पर या 2 लीडर पर या लीडर्स पर डिपेंड नहीं करते कि आपने 1, 2 या 5 या 6 लीडर्स को शहीद कर दिया एंड वो पूरी तहरीक को, पूरा नज़रिया ख़त्म हो जाए, वो पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है। हमास बेसिकली एक ऐसे सिस्टम पर बनाया गया है, एक ऐसे नज़रिए पर बनाया गया है कि आप एक लीडर को शहीद करेंगे, उसकी जगह पर दूसरा आएगा, दूसरे को शहीद करेंगे, तीसरा आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आज तक यूएसए एंड इजराइल हमास को ख़त्म नहीं कर पाए। अब बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। बोर्ड ऑफ पीस में यूएसए एंड इजराइल क्या डिमांड्स रख रहे हैं कि भाई अभी हमास को जो है वो डिसआर्म होना पड़ेगा। क्यों डिसआर्म होना पड़ेगा? क्योंकि आप उनको ख़त्म नहीं कर पाए। केस स्टडी इज़ द हिजबुल्लाह कि हिजबुल्लाह की जो मेन लीडरशिप है, सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, तो उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे उनको शहीद किया गया। क्या हिजबुल्लाह की मेन लीडरशिप को शहीद करने के बाद हिजबुल्लाह तहरीक, हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया? हिजबुल्लाह का जो नज़रिया था वो ख़त्म हो गया? आंसर इज सिंपल कि हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुआ। दिस इज़ द फैक्ट कि लीडरशिप शहीद होने के बाद हिजबुल्लाह या हमास वीक हुआ है, बट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हिजबुल्लाह ये हमास एक नज़रिया है, एक सिस्टम है, जहाँ पर आप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे बट वो सिस्टम, वो नज़रिया चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि क्या ईरान में सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद रिजीम चेंज पॉसिबल है? क्या ईरान में जो इनकलाब आया है वो ख़त्म हो जाएगा, विलायत फ़क़ीह का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा? इसका सिंपल एंड सीधा आंसर है नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ईरान में जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो नज़रिया है, जो इनकलाबी इस्लाम आया है, वो किसी एक लीडर पर डिपेंड नहीं करता कि आपने सैयद अली खामनाई को शहीद किया तो उसके बाद पूरा सिस्टम, पूरा नज़रिया, पूरा इनकलाब ख़त्म हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहाँ पर आप एक लीडर को शहीद करेंगे, दूसरा लीडर आएगा, दूसरे को शहीद करेंगे, तीसरा आएगा, एंड ये सिस्टम जो है, ये जो नज़रिया है, ये चलता रहेगा। जिस तरह से हमने देखा कि आज तक इजराइल एंड यूएसए हमास को ख़त्म नहीं कर पाए, हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर पाए, तो वो ईरान में इनकलाब इस्लाम को भी कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसकी मिसाल देख लें कि जून 2025 में इजराइल ने एक ही रात में ईरान की जो मेन मिलिट्री लीडरशिप थी उनको शहीद किया, साइंटिस्ट को शहीद किया। अब जैसे ही ये इंसिडेंट रोनमा होता है तो उसके बाद पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि अब 1 साल तक या 2 साल तक ईरान रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। ईरान जो है इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईरान की जो मेन मिलिट्री लीडरशिप थी उनको ही शहीद किया गया है। जब लीडरशिप ही आपके पास नहीं है तो आप किस तरह से रिटेलिएट करेंगे? बट हमने क्या देखा, दुनिया ने क्या देखा कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ईरान ने रिटेलिएट करना स्टार्ट किया। जस्ट रिटेलिएट नहीं किया,
12 दिन तक वो जंग लड़ी, जस्ट जंग नहीं लड़ी, वो जंग जीती भी। क्यों जंग जीती? क्योंकि ईरान में जो सिस्टम है, ईरान में जो नज़रिया है, वो लीडर्स पर डिपेंड नहीं करता। लीडर्स को शहीद करेंगे, उनकी जगह पर दूसरे लीडर्स आ जाएंगे। यहाँ पर अगेन अगर आप देखें कि यूएसए ने, इजराइल ने सैयद अली खामनेई के साथ मेन जो मिलिट्री लीडरशिप है सबको शहीद किया। बट उसके बाद हमने क्या देखा कि 2 घंटे में ईरान स्टेबल हुआ, सिस्टम आपका एक्टिव हो गया, जो न्यू लीडरशिप है वो आ गई उनके रिप्लेसमेंट में, एंड उन्होंने फिर 2 घंटे के अंदर रिटेलिएट करना स्टार्ट किया। जो गल्फ कंट्रीज़ में यूएसए के जो बेसिस थे उनके ऊपर अटैक किया, इजराइल के ऊपर अटैक किया। ये क्या शो करता है? ये यही शो करता है कि ईरान बेसिकली सिचुएशन के लिए प्रिपेयर था ऑलरेडी। उनको पता था कि अगर हमारी मेन मिलिट्री लीडरशिप या सुप्रीम लीडर्स शहीद हो जाए तो उसके बाद हमारी जो न्यू लीडरशिप है वो उनकी जगह पर आ जाएगी, एंड ये जो सिस्टम है, ये जो नज़रिया है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो दिस इज़ द क्लियर कि ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है यूएसए के लिए। जिस तरह उन्होंने इजीली लिबिया में, सीरिया में, इराक में रिजीम चेंज करवाई, वो ईरान में रिजीम इस तरह से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान जो है वो इराक नहीं है, ईरान शाम नहीं है, ईरान लिबिया नहीं है। माय व्यूज़ के येस, ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है। ईरान में वो रिजीम चेंज कब पॉसिबल है? जब आप IRGC के हर एक मेंबर को, हर एक सिपाही को शहीद कर दें, जब ईरानी आवाम जो है अपनी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, रिजीम चेंज की वहाँ पर बात करें, एंड या जो पूरी दुनिया में अहले तशी या जो मुसलमान जो कि ईरानी इनकलाब से, जो कि इस्लामी इनकलाब से, सैयद अली खामनेई से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जज्बा रखते हैं, उन सब को यूएसए कत्ल कर दे, तो उसके बाद ईरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या यूएस एंड इजराइल IRGC को ख़त्म कर पाएंगे? क्या ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे? क्या पूरी दुनिया में जो अहले तशी है या जो मुसलमान जो कि सैयद अली खामनेई के लिए जज्बात रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या उनको ख़त्म कर पाएगा? तो क्लियर आंसर इज़ नो। द फैक्ट इज़ कि आज ईरान में प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट किन के खिलाफ हुए? वो प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ हुए, प्रोटेस्ट यूएसए के खिलाफ हुए, वो प्रोटेस्ट ईरानी गवर्नमेंट की फेवर में हुए। तो ये शो करता है कि ईरान में रिजीम चेंज कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक फेमस वर्ड्स में रिसाइट करना चाहूँगा कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद। कि जिस तरह से यजीद ने ये गुमान कर लिया था, ये वहम कर लिया था कि इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, अहले तशी ख़त्म हो जाएगा, विलायत फ़क़ीह का जो निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। बट हमने क्या देखा, हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि करबला के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, विलायत फ़क़ीह स्ट्रॉन्ग हुआ, अहले तशी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। सो सेमी प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई करता है कि यूएसए का ये गुमान है, यूएसए का ये वहम है कि सैयद अली खामनेई को शहीद करने के बाद ईरान में जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, जो इनकलाब है वो ठंडा पड़ जाएगा, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी। नहीं, बट द फैक्ट इज़ कि सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगी। ईरान में जो इनकलाब है, ईरान में जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इंशाअल्लाह। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।